तो दोस्तों आज हो गया 7 दिसंबर 2022 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें ले गए हैं सिर्फ आपके। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच विवाद पिछले दिनों तब और बढ़ गया था जब गहलोत ने पायलट को गद्दार कह दिया था। इस बयान पर सचिन पायलट ने एक बार फिर से अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने कहा है कि वो इन टिप्पणी से दुखी और आहत हुए थे। दरअसल एनडीटीवी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सचिन पायलट ने कहा है कि हाँ, मैं एक राजनेता हूँ, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी दुखी और आहत हुआ था। साल 2016 में हुई नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई चल रही है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और आरबीआई से कई अहम सवाल भी पूछे हैं। अदालत ने कहा है कि वो चुपचाप नहीं बैठेगी। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत 8 नवंबर 2016 को केंद्र द्वारा घोषित नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आर्थिक नीति के मामलों में न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे का मतलब ये नहीं है कि अदालत चुप बैठ जाएगी। साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार किस तरह से निर्णय लेती है उस पर कभी भी गौर किया जा सकता है। अहमदाबाद की मजिस्ट्रेट अदालत ने तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले को 8 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक ट्वीट को लेकर गुजरात पुलिस ने साकेत को गिरफ्तार किया है। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया है कि फर्जी ट्वीट करने के उद्देश्य की जांच के लिए गोखले की हिरासत जरूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि गोखले के ट्वीट में 2 तस्वीरें एम्बेड की गई थी जिसमें अखबार की कटिंग का जिक्र है। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के धड़े ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि महाराष्ट्र में पूरी तरह संवैधानिक सरकार काम कर रही है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिंह की पीठ ने कहा है कि वो महाराष्ट्र के राजनीतिक प्रकरण से संबंधित याचिकाओं पर 13 जनवरी को सुनवाई करेगी, क्योंकि 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के लिए अगले सप्ताह बैठना संभव नहीं होगा। बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी नेता परेश रावल को कोलकाता पुलिस ने तलब किया है। बंगालियों पर की गई उनकी टिप्पणी से जुड़े मामले को लेकर सोमवार को उनसे पूछताछ होगी। आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस ने माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम की शिकायत पर परेश रावल के खिलाफ IPC की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। माकपा नेता ने आरोप लगाया कि रावल ने गुजरात में भाजपा की चुनावी रैली में बंगाली समुदाय के खिलाफ नफरती भाषण दिया था। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली नगर निगम में हुए मतदान के बाद एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत का अनुमान है, जबकि MCD में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बीजेपी को सत्ता से बाहर करके बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। तो वहीं बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की, तो वहाँ मामला कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच टक्कर की है। यूपी में आग बुझाने के लिए जल आपूर्ति में बाधा पैदा करने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसा करने पर 6 महीने की सजा भुगतनी पड़ सकती है। साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है या फिर दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं। ऐसा लगातार करने पर जुर्माना की राशि 3,000 रुपये प्रतिदिन हो सकती है। आपको बता दें कि विधानसभा में मंगलवार को उत्तर प्रदेश अग्निशमन और आपात सेवा विधेयक 2022 पास कर दिया गया है। इसके तहत सख्त प्रावधान किए गए हैं। इस बार भी समाजवादी पार्टी अपने चुनाव निशान पर निकाय प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को कन्नौज में इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रत्याशी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों पर साइकिल निशान के साथ मैदान में उतरेंगे। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि वार्ड उम्मीदवारों की स्थिति के मुताबिक ही टिकट देने पर फैसला होगा। बाबरी मस्जिद विध्वंस की 30वीं बरसी पर इमाम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद सऊद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो इस दिन को कभी नहीं भूल सकेंगे, पक्का करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी इसे ना भूले। उन्होंने 6 दिसंबर की तारीख को लोकतंत्र का काला दिन बताया है। आपको बता दें कि सऊद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में लिखा है कि 6 दिसंबर भारतीय लोकतंत्र के लिए हमेशा काला दिन रहेगा। बाबरी मस्जिद का अपमान और विध्वंस अन्याय का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती पड़ताल और उन्हें सुरक्षित रखने पर जांच एजेंसियों के लिए दिशा निर्देश की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने कहा कि दुनिया बदल गई है और CBI को भी बदलना चाहिए। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि निजता के मुद्दे पर दुनिया भर में जांच एजेंसियों के लिए नियमावली तय की जा रही है। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर अलीगढ़ में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी तैयारी की गई है। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को कोई छोड़े तो कोई काला दिवस बनाने की तैयारी में है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने साफ कह दिया है कि कोई भी अराजकता सहन नहीं होगी।
जुलूस, रैली, विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। लखीमपुर खीरी कांड के दोनों मुकदमों में सोमवार को अदालत ने अहम फैसले किए हैं। 2 भाजपा कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की मौत के मामले में अदालत ने 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। वहीं 4 किसानों और एक पत्रकार की मौत के मुकदमे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष समेत 13 आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जियों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। महिलाओं और बच्चों पर योगी सरकार मेहरबान, सेहत सुधारने को दिए 1000 करोड़। जी आपको बता दें कि यूपी के महिलाओं और बच्चों को लेकर योगी सरकार मेहरबान दिखी है। यही वजह है कि प्रदेशवासियों की सेहत की चिंता योगी सरकार के अनुपूरक बजट में भी दिखाई दी। महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रखने पर अब और ज्यादा फोकस रहेगा। इसके साथ ही नियमित टीकाकरण, एम्बुलेंस सेवा सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तमाम योजनाओं के संचालन के लिए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया है। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी डोनेट की है। लालू यादव से पहले रोहिणी का ऑपरेशन हुआ। आरजेडी प्रमुख की बड़ी बेटी मीसा भारती ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि लालू यादव के सफल किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मीसा यादव ने ट्वीट कर कहा है कि हमारे लिए बहुत सुकून देने वाला क्षण था जब पापा से आईसीयू में थोड़ी देर के लिए मिलने की इजाजत मिली। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जेडीयू के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। 2 दिन पूर्व दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यालय में इस पद पर उनका नामांकन हुआ था। सोमवार 5 दिसंबर को स्क्रूटनी का कार्य पूर्ण होने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और राज्यसभा सांसद अनिल हेगड़े ने ललन सिंह के दोबारा निर्विरोध निर्वाचित किए जाने की घोषणा की। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 2014 के संसदीय चुनाव में जेडीयू की सिर्फ 2 सीट जीतने पर नीतीश कुमार ने हार की जिम्मेदार लेकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वैसे ही कुर्नी में हार के बाद क्या वे फिर से इस्तीफा देंगे? आपको बता दें कि सोमवार को सुशील मोदी ने बयान जारी कर कहा कि नीतीश कुमार के महागठबंधन ने कुर्नी में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए, सारे हथकंडे अपनाए गए, फिर भी यहां मतदाताओं ने भारी मतों से भाजपा की जीत पक्की की है। बिहार की कुर्नी सीट पर जेडीयू की नजर कुर्मी कुशवाहा यादव मुस्लिम समीकरण पर है। इसी मद्देनजर आरजेडी के बजाय जेडीयू ने चुनाव लड़ा और मनोज कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर एक बार फिर से महागठबंधन के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। आपको बता दें कि एमआईएम से मुर्तजा अंसारी के उतरने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने की संभावना दिख रही है। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में यही महागठबंधन की हार का कारण बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से G20 समूह की अध्यक्षता संभालने पर मिली शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति समेत विश्व के कई नेताओं को धन्यवाद कहा और वैश्विक स्तर पर साथ मिलकर काम करने की अपील की है। दिल्ली में जहरीली हो रही हवा को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण गतिविधियों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि यह एक QI गंभीर श्रेणी में आता है, जिसके बाद अब दिल्ली में किसी भी तरह की निर्माण गतिविधियों के अलावा तोड़-फोड़ पर भी रोक लगा दी गई है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने मीडिया में बनी अपनी छवि को लेकर बात कही है। उन्होंने कहा कि जब मैं राजनीति में आया 2004 से तकरीबन 2008-9 के बीच की बात है, उस समय हिंदुस्तान का पूरा मीडिया 24 घंटे मेरी वाह-वाह करता था।